Hello everyone, my name is Saurabh Ranjan and welcome to the Reveal Point. In the last lecture, we were discussing about the examples of chemical reaction. हम लोग उसमें लास्ट क्लास में आप देखते होंगे कि लेक्चर जो है अचानक से ही खत्म हो जाता है, ठीक है, क्योंकि मेरे फोन में थोड़ी प्रॉब्लम थी, दैट्स व्हाई. तो हम लोग एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पे डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था बर्निंग ऑफ कोल. तो आज की टॉपिक हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, बर्निंग ऑफ कोल से. देखो, एग्जाम्पल हमने लिया बर्निंग ऑफ कोल. बर्निंग ऑफ कोल कह लो या फिर आप इसको कह सकते हो बर्निंग या कंबशन ऑफ कोल, और यू कैन कॉल इट व्हाट, कंबशन ऑफ कोल. अब आपको अच्छे से ये चीज पता होनी चाहिए कि जो हमारा कोल है, ओके, वो बेसिकली क्या है, इट इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन. इट इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन. ओके, नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट इज एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन. ओके, एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन क्या होता है, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे. फिलहाल हमने जो एग्जाम्पल लिया था बर्निंग ऑफ कोल या कंबशन ऑफ कोल, उसके बारे में चर्चा करेंगे. देखो, कोल क्योंकि कार्बन है तो वी कैन राइट इट लाइक दिस, कोल और यू कैन राइट व्हाट, कार्बन प्लस व्हाट, ऑक्सीजन, एंड दिस विल फॉर्म व्हाट, on burning it will form carbon dioxide. It will form carbon dioxide, and along with that energy will be produced, mainly in the form of it, and a small amount of energy will be produced in the form of what, in the form of light. So here we will write what, simply plus energy. Okay, now here burning of coal or combustion is a chemical reaction that we have represented like this, coal plus carbon plus oxygen forming carbon dioxide plus energy. Okay, and we have already discussed about all these things, that the substances which take part in a chemical reaction, yeah, the original substances that are called reactants, उन्हें हम reactants कहते हैं. And the substances, okay, and the new substances that are produced as a result of chemical reaction, that are called products. आप उन्हें products कहते हो, ठीक है. तो यहां तक हम लोगों की चीजें डिस्कस हो चुकी थी. ओके, और हमने ये भी बात करा था कि reactants is always written on left hand side, while the products are always written on right hand side. Okay, and in between reactants and products, it means reactants और products के बीच में हम लोग क्या डाल देते हैं, एक एरो डाल देते हैं, जिसका डायरेक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स की ओर होता है, जो बताता है कि आपको रिएक्टेंट्स आर चेंजिंग इनटू व्हाट, प्रोडक्ट्स. तो ये चीज हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे, राइट. तो अब थोड़ा सा आगे इसी में बढ़ेंगे. तो जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को, मैं आपको एक चीज बता दूं, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं. ओके, तो वन इज वर्ड इक्वेशन, द अनदर वन इज केमिकल इक्वेशन. तो फिलहाल मैंने आपको यहां पर रिएक्टेंट्स के एंड प्रोडक्ट्स के नेम्स का यूज किया है रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए. ओके, वी हैव यूज्ड द नेम्स ऑफ व्हाट, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स to represent this chemical reaction. So this is called word equation. आप इसको कहोगे word equation. Okay, we will call it what, word equation. तो अब ये भी थोड़ा जो है इससे तो थोड़ा बेहतर है, बट ये भी एक थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और थोड़ा सा और ज्यादा हमें दिक्कत होगी, क्योंकि केमिस्ट्री में हजारों लाखों केमिकल रिएक्शंस पढ़ना है. So we have to find out another short method. So the shortcut method of representing
a chemical reaction, the another one is what? You have to use the symbols of the reactants and products. Now we are going to use the symbols of reactants and products. So when we will use the symbols, okay, the symbol of coal or carbon is C and that of oxygen is O2. कार्बन का सिंबल हो गया C, ऑक्सीजन का सिंबल हो गया O2. कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल सभी लोग बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं अपन लोग, तो CO2 और प्लस हो जाएगी एनर्जी. ओके, तो अभी हम लोगों ने जब इस तरह से रिप्रेजेंट किया तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन. तो आप इसको क्या कहोगे? इसको कहोगे केमिकल. यू कैन क्लियरली सी हियर इट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन. ओके, दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन. डन. नाउ if you will say that कि सर हम लोग डिफाइन कैसे करें, तो यहां पर मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूं. ओके, वैसे 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डेफिनेशन ऑफ वर्ड इक्वेशन एंड केमिकल इक्वेशन आर नॉट ऑफ दैट मच इंपॉर्टेंस. ओके, एग्जामिनेशंस में आपको डिफाइन वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन आने के चांसेस काफी कम होते हैं, बट स्टिल वी शुड नो द कॉन्सेप्ट as well as the terminology of the concepts. So word equation, we will write the representation of a chemical reaction in terms of names of reactants and products. तो जब आप रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के नामों का इस्तेमाल करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन. दिस वाज वन मेथड. एंड नाउ इट्स द टर्न ऑफ केमिकल इक्वेशन. अब बात करते हैं कि केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं. ओके, तो केमिकल इक्वेशन सिंपल, the representation of a chemical reaction in terms of what? In terms of, we have used here what? We have used what? Symbols and formula. यहां पर हम लोगों ने symbols and फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है. ओके, इट इज फॉर्मूली. दिस इज रेड एज फॉर्मूली एंड इट इज प्लूरल ऑफ व्हाट? इट इज द प्लूरल ऑफ फॉर्मूला. ओके, फॉर्मूला के बारे में आप लोग ऑलरेडी 9th में पढ़ चुके हो, कैसे लिखना है, कैसे फाइंड आउट करना है, ये सारी चीजें. तो इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले. तो जब आप सिंबल्स एंड फॉर्मूले के टर्म में, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के सिंबल्स एंड फॉर्मूले के टर्म में आप रिप्रेजेंट करोगे किसी केमिकल रिएक्शन को, तो देन दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन. ओके, उसको हम लोग कहेंगे केमिकल इक्वेशन. चलो, तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन. अब एक चीज देखो, यहां पर जो हम लोगों ने वर्ड इक्वेशन लिखा है C+O2 + CO2 + एनर्जी, देखो इससे तुम्हें ये नहीं पता चल रहा है कि ये जो कार्बन है ये किस फिजिकल स्टेट में है. आप लोगों ने ऑलरेडी 9th में पढ़ रखा है कि मैटर के 2 क्लासिफिकेशंस होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा भी होगा. एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक होता है केमिकल क्लासिफिकेशन. अब देखो, फिजिकल क्लासिफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं ऑलरेडी मैं लेक्चर 1 में कवर कर चुका हूं. तो यहां पर आप जब फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्लासिफाई करते हो, तो दैट इज फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. एंड अकॉर्डिंग टू दैट इन 9th स्टैंडर्ड वी हैव रेड दैट देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर. द वन इज सॉलिड, द अनदर वन इज liquids, third gases, fourth plasma state of matter, and the fifth one is Bose-Einstein condensate. Okay, Bose-Einstein condensate, that is salt known as BEC. Okay, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस यहाँ पर जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के यदि हम उनके फिजिकल स्टेट को सिंबल से रिप्रेजेंट कर दें
तो ये ज्यादा जानकारी वाला हो जाएगा। ओके, आपको इससे थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो देखो कार्बन यानी कोयले के फॉर्म में, तो ऑब्वियस सा बात है ये सॉलिड स्टेट में होगा। ऑक्सीजन अच्छे से पता है ये गैसियस स्टेट में पाया जाता है। ओके, और CO2 भी गैसियस स्टेट में पाया जाता है। अब आप लोग कहोगे सर यहाँ गैसियस के लिए आपने G यूज किया, यहाँ पर आपने अपवर्ड एरो यूज किया है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं और फिर एक बार रिपीट करेंगे हम लोग अंडर द टॉपिक हाउ टू मेक इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव। एक बार ये चीजें और भी डिस्कस होंगी। देखो जो सॉलिड स्टेट वाला जो मैटर होता है, ओके, जो सॉलिड रिएक्टेंट्स होंगे उसको S से, जो लिक्विड रिएक्टेंट्स होंगे उसको L से, जो गैसियस रिएक्टेंट्स होंगे उसको हम लोग G से, जो एक्वस सॉल्यूशंस होंगे उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिंपली AQ से, और जो प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं, ओके, प्रेसिपिटेट को हम लोग शॉर्ट में डिनोट करते हैं PPT से, उसको केमिकल इक्वेशन में भी रिप्रेजेंट किया जाता है सॉलिड से। एक और चीज, अभी तक आपका ये सवाल का आंसर नहीं दिया। देखो जो गैस है उसको आप एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट इज बाय अपवर्ड एरो, while the PPT are also represented by downward arrow, क्योंकि वो insoluble, ये PPT जो होता है वो आपको insoluble solid होता है। ओके, हम लोग आगे भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये सेटल डाउन कर जाता है इसलिए डाउनवर्ड एरो, और ये गैस है तो ऑब्वियस बात है स्किप कर जाएगा इसलिए अपवर्ड एरो। तो ये सारी चीजें हैं, इस तरह से आप किसी केमिकल इक्वेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव भी यहाँ पर हमने बना दिया। अब देखो अब सवाल उठता है कि सर केमिकल इक्वेशन के टाइप्स भी होते हैं क्या? हाँ बिल्कुल होते हैं, और दो टाइप्स के होते हैं। आप लोगों ने कुछ लोगों ने पढ़ भी रखा होगा जूनियर क्लासेस में, यदि टीचर्स ने पढ़ाया होगा तो आपको। तो फिलहाल हम लोग देखने जा रहे हैं यहाँ पर कि केमिकल इक्वेशन के कितने टाइप्स होते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं अगली टॉपिक कि केमिकल इक्वेशन के कितने टाइप्स होते हैं। तो देखो बच्चों, दो तरह के होते हैं केमिकल इक्वेशन, आर ऑफ टू टाइप्स। The one is called balanced chemical equation, the another one is called unbalanced chemical equation. तो दो टाइप्स हो गए हमारे केमिकल इक्वेशन के। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। ओके, तो दो तरह का हो जा रहा, एक हो जाएगा आपको balanced, the one is what? Balanced, and the another one is what? Unbalanced. Unbalanced chemical equation is also known as a skeletal chemical equation. Okay, so now we will try to understand these two types of chemical equation by first of all by example, and उसके बाद फिर हम उसके डेफिनेशन पर भी पहुंचेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल बैलेंस का देख लेते हैं। बैलेंस क्या होता है नहीं होता है, एग्जाम्पल पहले लेते हैं। देखो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है और यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 में हम ले लेते हैं चलो जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, बर्निंग ऑफ कोल की बात कर लेते हैं। और यहां पर हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन। और आप सबको छोटी सी बर्निंग ऑफ कोल, कंबशन ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन या कंबशन ऑफ हाइड्रोजन बात अभी बराबर ही है। ठीक है, अब एक आध दो चीजें मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, बर्निंग, व्हाट इज बर्निंग एंड व्हाट इज कंबशन? तो बेसिकली बर्निंग इज डिफाइंड एज द रैपिड कॉम्बिनेशन ऑफ अ सब्सटेंस विथ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर, ओके, to produce a large amount of energy, mainly in the form of heat and light. So that is called burning or that is called combustion. This is the basic definition. Okay. Now, hydrogen के बारे में आप लोगों ने मे भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, okay, कि हाइड्रोजन इज नॉन एज द फ्यूचर फ्यूल। और आप में से शायद कुछ बच्चों को पता हो
कि सबसे ज्यादा जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है, 8th में जो बच्चे पढ़े होंगे आपको कंबशन एंड फ्यूल, वहां पर कैलोरीफिक वैल्यू पढ़ाया गया होगा, तो हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। अब कैलोरीफिक वैल्यू बेसिकली क्या होता है? कैलोरीफिक वैल्यू इज दैट कि आप फ्यूल को जलाने पर, बेसिकली है कि आप जो है 1 ग्राम फ्यूल को जलाने पर जितना आपको हीट प्रोड्यूस होता है, ओके, हीट इन द टर्म्स ऑफ व्हाट? जूल्स, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? कैलोरीफिक वैल्यू। तो हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे हाईएस्ट होती है। बट एक प्रॉब्लम है कि इसका जो रिएक्शन होता है, यानी कि इसकी जो बर्निंग होती है, इसको कंट्रोल कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, ओके। तो दैट्स व्हाई जो हम लोग डेली लाइफ में हाइड्रोजन का यूज फ्यूल के रूप में नहीं कर सकते, क्योंकि ये काफी ज्यादा रैपिड कंबशन होता है, काफी तेजी से होता है। तो अभी तक हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके द्वारा हम हाइड्रोजन को जो है जनरल लेवल, यानी कि जो हमारा जो अभी जैसे एलपीजी यूज करते हैं उस तरह से हम यूज कर सकें। यदि हम ऐसा कर पाए इन फ्यूचर, तो दैट विल बी अ बूम फॉर द ह्यूमन काइंड, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि आज हम जितने भी फ्यूल चलाते हैं उससे जो है काफी ज्यादा पोल्यूशन होता है। कोई भी ऐसा फ्यूल नहीं है, देयर इज नो सिंगल फ्यूल, ओके, दैट डजंट कॉज पोल्यूशन इन वन वे और द अदर, ओके। हर एक फ्यूल आपको पोल्यूशन क्रिएट करता है, कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है। मतलब आप नाक को ऐसे छुओ या ऐसे जाकर छुओ, ओके, डजंट मैटर, ओके, आपको पोल्यूशन होगा। अब कहोगे सर इलेक्ट्रिसिटी से भी पोल्यूशन होता है, क्योंकि इसको बनाने के लिए जैसे कोयले को जला रहे हैं, तो इसके कारण भी दिक्कत होती है एनवायरमेंट को। तो चलो फिलहाल हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। तो देखो, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल में हमारा डायरेक्ट हम केमिकल इक्वेशन ही लिखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग वर्ड इक्वेशन लिख चुके हैं। देखो चलो लिख ही देते हैं वर्ड इक्वेशन। ये कोल यानी कि कार्बन प्लस क्या हो गया? ऑक्सीजन। ये क्या फॉर्म कर जाएगा? ये फॉर्म करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि यहां पर बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन में आ जाओ, तो यहां लिखेंगे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या फॉर्म करेगा? इट विल फॉर्म वाटर, ओके। वाटर जनरल नेम है, इसका केमिकल नेम होता है हाइड्रोजन ऑक्साइड। इसका केमिकल नेम होता है हाइड्रोजन ऑक्साइड। 9th में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। चलो, तो ये तो वर्ड इक्वेशन हो गया। अब आ जाते हैं इसके केमिकल इक्वेशन। देखो, कार्बन की सिंबल क्या है? C, ऑक्सीजन के सिंबल O2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, हाइड्रोजन के सिंबल H2, ऑक्सीजन के सिंबल O2, और यहां पर क्या प्रोड्यूस होगा? वाटर, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्साइड H2। अब सभी के फिजिकल स्टेट को भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। कार्बन सॉलिड, ऑक्सीजन गैस, ये गैस, H2 गैस, ऑक्सीजन गैस, H2O लिक्विड। अब चलो यहां देखो, नीचे देखना ध्यान से, टेबल को बना रहा हूं, ओके। इधर हो गए हमारे एलिमेंट्स, इधर हो गया हमारा LHS, और ये हो गया हमारा RHS। बेसिकली हमारे पास 2 ही एलिमेंट्स हैं, तो बस हम 2 यहाँ कॉलम बना लेते हैं। यहाँ पर भी 2 ही हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग 2 ही कॉलम बनाने की जरूरत है हमें। इधर लिख देता हूँ एलिमेंट्स, इधर लिख देता हूँ LHS, RHS। चलो, अब जो हमारे एलिमेंट्स हैं, ओके, इसका सिंबल लिख देता हूँ कार्बन, ऑक्सीजन, वहां पर है आपको हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब LHS पे यदि देखें तो LHS वाले को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। LHS पे कार्बन यहाँ देखो कितना है? 1, ऑक्सीजन है 2, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन है यहाँ पर 2, ऑक्सीजन देखो 2, LHS दोनों वाला लिख लिए। अब RHS लिख लेते हैं, ओके। RHS यदि देखोगे तो यहाँ पर RHS में कार्बन कितना है? CO2 में 1 कार्बन लिख दिया, ऑक्सीजन 2 लिख दिए। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर
RHS में आपको हाइड्रोजन कितना है, तो ऑक्सीजन कितना है। अब देखो जरा, यदि तुम इस टेबल को देखोगे तो इसमें देखोगे कि यहाँ पर दो एलिमेंट्स हैं और इन दोनों ही एलिमेंट्स का जो नंबर ऑफ एटम्स है वो दोनों ही साइड बराबर है। जबकि यहाँ देखोगे यहाँ पर भी दो एलिमेंट्स हैं बट उसमें से एक एलिमेंट का जो नंबर ऑफ एटम्स वो दोनों साइड बराबर नहीं है। ओके, अब जब बराबर नहीं है तो देखते हैं क्या रिजल्ट होगा। अच्छा देखो, आपको अच्छे से पता है कि कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 और ऑक्सीजन का 16। दो ऑक्सीजन है तो यहाँ पर कितना हो गया 16 2 जा 32U। ओके, तो यहाँ पर आपको टोटल कितना हो जाएगा LHS पर टोटल यदि जो जितने भी एटम्स हैं टोटल का मास देख लेंगे तो 44U हो जा रहा है, राइट। अब यहाँ पर RHS को देखेंगे, ओके, RHS को देखिएगा तो यहाँ पर कितना हो जा रहा, यहाँ पर हो जाएगा 12 प्लस क्या 32, यहाँ पर भी क्या हो जा रहा 44। मतलब दोनों ही साइड जो एटॉमिक मासेस हैं वो बराबर है, यानी कि यहाँ पर जो है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स बराबर है। और आप सभी को नाइन्थ में पढ़ाया गया होगा और लेक्चर नंबर 1 में मैंने डिस्कस भी किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, ओके, जो दिया गया था एंटोन लवेजर के द्वारा 1774 में कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड, मैटर कैन नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इट मींस टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, ओके, इट मींस total mass of reactants should be equal to what? Total mass of products. Okay, we have studied and discussed it. तो यहाँ पर तो बराबर है, मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो मास है उसको ओबे कर रहा है। अब उधर चलते हैं जरा, यहाँ पर देखो LHS पे यहाँ दो हाइड्रोजन है तो 2U हो जाएगा और यहाँ ऑक्सीजन 2 तो 32U। तो टोटल कितना हो गया, इधर हो गया 2 प्लस 32, क्या 16 हो जाता 32। ओके, तो यहाँ पर कितना हो जा रहा 34U। अब इस साइड जरा देखो RHS को, यदि इस साइड देखोगे आप तो आप पाओगे कि दो हाइड्रोजन है, चलो तो 2 हो गया 2U और एक ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा 16, तो कितना होगा 18U। इस बार देखोगे कि जो LHS और RHS है वो बराबर नहीं हो रहा, यानी कि इस वाले इक्वेशन में टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स बराबर नहीं हो रहा है। मतलब कि ये जो है, ओके, ये जो इक्वेशन हमने लिखा है इट डजंट ओबे व्हाट LCM। LCM मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैथमेटिक्स वाला मत समझ लेना, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो ये ओबे नहीं कर रहा, जबकि हमारा ये ओबे कर रहा, ये ओबे कर रहा, ओबेज LCM लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, ठीक है ना। ये ओबे कर रहा, ये नहीं कर रहा। अब नहीं कर रहा यानी कि यहाँ पर आपको क्या है कि जो हमारा जो LCM का यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का जो हमारा प्रिंसिपल है कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इसको ये वायलेट नहीं कर मतलब इन वायोलेट कर रहा, ओके, है ना, इसको नहीं मान रहा। तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग अनबैलेंस्ड या स्केलेटल कहेंगे। और जो ओबे करता है, ओके, जो वायलेट नहीं करता है LCM को, उसको हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। अब डेफिनेशन पे आ जाते हैं कि हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसे कहेंगे। तो देखो, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आप किसको कहोगे, लिखोगे द केमिकल इक्वेशन, we will write the chemical equation in which number of atoms of each element is equal on both sides. So that is what balanced chemical equation. और इसमें हम लोग लिखेंगे द केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वन और मोर एलिमेंट isn't
इक्वल ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो गया हमारा अनबैलेंस्ड और बैलेंस का केमिकल इक्वेशन आप देख रहे हो। ठीक है, अभी मैं आपको एक चीज बता दूं कि अब आपने दुकान में देखा होगा कि जब सामान लेते हो तो तराजू के दोनों ही जो पैन्स होते हैं, यानी कि जो पल्ले होते हैं उनको बराबर होना चाहिए। यदि ज्यादा झुका हुआ रहेगा मतलब सामान ज्यादा होता है तो दुकानदार का नुकसान, कम होता है तो कस्टमर का नुकसान, और दोनों बर्दाश्त नहीं कर सकता नुकसान को। कस्टमर कहेगा हमने पैसा दिया, हमें पूरा सामान दो। दुकानदार कहेगा मैं ज्यादा क्यों दूं, तूने पैसा दिया। तो दुकानदार क्या करता है कि वो तराजू के पल्ले में से सामान को निकालता है या फिर डालता है। कई बार एक ही बार में हो जाता है, कुछ दुकानदार इतने परफेक्ट होते हैं कि एक ही बार में कर लिए, परफेक्ट बराबर कर लेते हैं। लेकिन कुछ दुकानदार होते हैं थोड़ा डालेंगे, फिर ज्यादा हो गया फिर निकालेंगे, फिर थोड़ा डालेंगे फिर निकालेंगे। मतलब वो कोशिश करते हैं कि दोनों ही जो साइड्स हैं वो बराबर हो जाए। अब ये जो मेथड होता है इसको कहते हैं हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड। ओके, तो ये जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आप देख रहे हो इसको हमें बैलेंस करने के लिए हीट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि सर हीट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है। उसके अलावा अब तक शायद आपको समझ में आना चाहिए कि जो केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस क्यों करेंगे। इसको बैलेंस करना इसलिए जरूरी है ताकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर को सेटिस्फाई कर सके। तो इफ समवन आस्क्स फ्रॉम यू कि व्हाई वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, तो सिंपल, टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। एंड दिस मेथड इज कॉल्ड व्हाट? This is called the balancing of chemical equation. So, if you want to define the what is balancing of chemical equation, okay, so balancing of chemical equation can be defined as balancing of chemical equation, okay, is defined as the process of making number of atoms of each element equal on both sides। दोनों ही साइड बराबर कर दो होगा, ये बैलेंसिंग कहलाएगा। ठीक है, अब बैलेंसिंग के लिए भी मेथड्स होते हैं जिसमें से अभी अभी एक डिस्कस भी किया। एक है हीट एंड ट्रायल और दूसरा होता है आपको algebraic method, balancing by algebraic method which is also known as balancing by partial equation method। तो देखो मैं बड़ा क्लियर बता दूं कि आपको मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ हीट एंड ट्रायल का ही डिस्कशन करूंगा। ठीक है, हीट एंड ट्रायल का ही डिस्कशन करूंगा। ओके, पार्शियल इक्वेशन में पढ़ना नहीं है और मैं डिस्कस भी नहीं करूंगा। यदि आप कहोगे कि नहीं सर वो भी बताइए तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में डाल दोगे कि पार्शियल इक्वेशन मेथड, प्लीज टीच पार्शियल इक्वेशन मेथड। तो मैं उस पर भी एक शॉर्ट वीडियो 10-15 मिनट की है, जितनी भी जरूरत पड़ेगी, रिक्वायरमेंट पड़ेगी उसके बारे में डाल दूंगा वीडियो। चलो तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो हीट एंड ट्रायल के बारे में पढ़ते हैं। देखिए हीट एंड trial, okay, this method is also known as trial and error method, in some of the books you might see it as what, it is also known as inspection method, निरीक्षण, okay, inspection method, sorry। अब आगे बढ़ते हैं। देखो हीट एंड ट्रायल मेथड के लिए आपको क्या करना होता है कि जो सिंबल्स हैं या जो भी आपको फॉर्मूले हैं, ओके, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो अब सवाल उठता है, ओके, जब भी आप इस मेथड के द्वारा बैलेंस करोगे तो आप सिंबल्स या फॉर्मूले को आप चेंज नहीं कर सकते। तो अब क्वेश्चन उठता है कि सर क्या करेंगे।
तो आप ये जो सिंबल्स हैं, ये जो सिंबल्स होते हैं किसी भी एलिमेंट्स के, ओके, या मॉलिक्यूल्स के, या जो कंपाउंड्स के जो फॉर्मूला होते हैं, ओके, आप उसके सामने न्यूमरल्स को प्लेस कर सकते हो। जैसे मान लो कोई न्यूमरल x है, आप इसके सामने इसको प्लेस कर सकते हो। मान लो y है तो y। न्यूमरल्स में यहाँ पर न्यूमरल जैसे कि 1 2, 1 को तो नहीं रखने की जरूरत पड़ेगी ऑलरेडी, तो 2 3 4 आप एक्स वाई की जगह पे ये सारे वैल्यू रख सकते हो, 2 3 4। आप फॉर्मूला नहीं बदल सकते या सिंबल नहीं बदल सकते। एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप H2O2 प्लस H2O को बैलेंस करने के लिए नहीं कि सर यहाँ से 2 हटा दें, हो गया बैलेंस, ओके, ऐसा नहीं कर सकते आप, ओके, क्योंकि आप तब फिर वो ऑक्सीजन जो है वो रह ही नहीं जाएगा, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं रह जाएगा, वो एटॉमिक फॉर्म में आ जाएगा। तो फिलहाल वो चीज आप के लिए सही नहीं है, बिल्कुल ही गलत है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम उसके सामने न्यूमरल्स को रखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर इसको ठीक कर देते हैं O2। अब देखो करना क्या है, कैसे करना है। सबसे पहले देखोगे केमिकल इक्वेशन में सबसे ज्यादा कौन है, ओके। अब यहाँ पर 2 ही है, तो ज्यादा कम की बात नहीं आती है, हाइड्रोजन बराबर ही है, ओके। तो ऑक्सीजन यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर आपको LHS पे ऑक्सीजन 2 है और RHS पर ऑक्सीजन कितना है, 1। तो आप इसके सिंबल के आगे 2 रख दो। देखो जब हम H2O लिखते हैं तो दैट सिंपली मीन्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, लेकिन जब आप 2H2O लिखते हो तो दैट मीन्स व्हाट, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब देखो एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितना था, एक मॉलिक्यूल वाटर में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो अब जब आता है 2 मॉलिक्यूल है तो कितने हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन, 2 मॉलिक्यूल है तो हाइड्रोजन कितना, 1 में 2 तो 2 में 4 और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2। तो अब देखो यहां पर हाइड्रोजन का नंबर कितना हो गया RHS पर 4, तो यहां ऑक्सीजन तो हो गया बैलेंस, लेकिन हाइड्रोजन हो गया 4। तो फिर अब हाइड्रोजन वाला गड़बड़ हो रहा, अब क्या करें सर, ओके। तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन कि आप जो है यहां पर हाइड्रोजन के आगे कौन सा न्यूमरल लगाओगे, वी विल प्लेस व्हाट, 2। तो देख लो 2 2 जा कितना हो गया, 4, हो गया बैलेंस। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हो। देखो अब जिन बच्चों को नहीं पता है तो देखो जब H लिखते हो तो दैट इज 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, जब आप H2 लिखते हो तो दैट इज 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, जब आप 2H2 लिखते हो तो दैट इज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम, तो 2 मॉलिक्यूल्स में टोटल कितने हाइड्रोजन एटम, 4। समझ में आ गया होगा फंडा। एक और एग्जांपल लेंगे, और वो एग्जांपल लेंगे जो कि हम लोग 6 से पढ़ते आ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड by using simple inorganic substances like carbon dioxide and water with the help of या in the presence of chlorophyll and sunlight, okay। तो फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पादप यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन निर्माण करते हैं, उसको तैयार करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन से, ओके, किसकी उपस्थिति में, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की उपस्थिति में। तो देखो फोटोसिंथेसिस के लिए जो वर्ड इक्वेशन होगा ये हमारा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल to form what, it will form glucose. In some of the books it is simply written as food, okay, and it will form what, the life supporting gas oxygen, okay. So let us see. So now we will write the chemical equation for this. Carbon dioxide, we know it, CO2. Water is H2O. Water का chemical form name अभी मैंने बताया, वाटर जनरल नेम है, वाटर इज H2O का ये जनरल नेम है वाटर, ओके, जिससे आप लोग सब लोग अवेयर हैं। बट इसका जो केमिकल नेम होता है दैट इज हाइड्रोजन ऑक्साइड। अब चलो यहां लिख लिया हमने। अब इधर ग्लूकोज है तो सब बच्चे को पता है C6H12O6,
एंड आप लोगों ने ग्लूकॉन डी का प्रचार भी देखा होगा, ग्लूकॉन डी द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो बेसिकली ये हमारा क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, और प्लस है हमारा ऑक्सीजन O2। अब देख लो, ठीक है, लिख लिया। अब इसको ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना है, ज्यादा जानकारी वाला, मतलब अब इसका थोड़ा मेकअप कर देना, तो मेकअप कर देते हैं भाई। ओके, थोड़ा ये ज्यादा जानकारी दे सके, जैसे लोग मेकअप करने के बाद थोड़ा ज्यादा खूबसूरत नजर आते हैं। ओके, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये हो गया अपना गैस, और यहाँ ये है H2O है, तो हमारा हो गया वाटर L, और ये जो है ये है आपको ग्लूकोज, एक्वस फॉर्म में रहेगा, वाटर में डिसॉल्व, एक्वस सॉल्यूशन तो AQ, और ऑक्सीजन हो गया हमारा गैस। चलो लिख लिया। अब एक और चीज भी तो है, सनलाइट और क्लोरोफिल भी है। तो देखो, कुछ बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनको कैरी ऑन होने के लिए, मतलब जिनको मतलब वो केमिकल रिएक्शन हो, इसके लिए जरूरी है कि वो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो जो भी कंडीशन रिक्वायर्ड होती है, जैसे ये जो फोटोसिंथेसिस में ये जो रिएक्शन हो रहा है, इसके लिए जरूरी है दो कंडीशंस, एक है सनलाइट और एक है क्लोरोफिल। वो रहना ही चाहिए। सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर या सिर्फ सनलाइट वाटर, मतलब ये चारों ही रहनी चाहिए, चारों में एक भी कम होगा नहीं होगा। ओके, तो जो कंडीशंस होते हैं उसको हम लोग एरो के ऊपर और नीचे लिख देते हैं। तो यहां हम लिख दिए सनलाइट ऊपर और नीचे लिख दिए हम लोग क्लोरोफिल। तो ये हो गया अपना। अब जरा देखो, यहां पर एक दो चीजें हैं। ओके, लगभग ठीक है, डन। अब चलो, अब इसको करते हैं बैलेंस। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से बनाएंगे टेबल। तो चलो बना लेते हैं। इधर हो गया एलिमेंट, इधर हो गया LHS, इधर हो गया हमारा RHS, ठीक है। तीन है तो तीन बना लेंगे, ठीक है। अब देखो, तीन एलिमेंट्स हैं, एक है हमारा कार्बन, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है हाइड्रोजन। चलिए, तो LHS पे देख लो कि कार्बन कितना है, कार्बन है 1। ओके, बढ़िया। ऑक्सीजन देखो, यहां पर 2 है और यहां पर 1 है, तो जोड़ देना होगा, टोटल देखना है, टोटल इस साइड पर कितना है, इस साइड पर कितना है, ये टोटल देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने देखा कितना हो गया, यहां पर हो गया हमारा 2 और 1 3, तो लिख दिए। अब देखो हाइड्रोजन कितना है अपना, यहाँ ये हाइड्रोजन, H2O में हाइड्रोजन कितना है 2, तो 2 लिख दिया, ठीक है। चल, तो लिख दिया हम लोगों ने 2। अब लिखते हैं हम लोग, अब देखते हैं कि RHS साइड पर यानी कि प्रोडक्ट्स के साइड पर क्या है। देखो यहां पर कार्बन कितना है 6 है, बढ़िया, लिख दिया हमने। अब हाइड्रोजन देखो कितना है 12 है, लिख दिया हमने। ऑक्सीजन देखो कितना है 6 है, तो 6 और सॉरी यहाँ पे 2 ही तो है, तो हो गया 8, तो इस साइड लिख दिया हमने 8। अब सवाल उठता है, सर इस बार तो कोई नहीं है, उधर पिछले बार वाले में तो कम से कम हाइड्रोजन बराबर था, घबराने वाली कहीं कोई बात नहीं है, बहुत इजी है। ओके, देखो सबसे पहले क्या करो कि सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा किसका नंबर है, कौन से एलिमेंट का नंबर है, तो देखो हाइड्रोजन का है, इस साइड पे 12 है, तो सबसे पहले इसी को बैलेंस करते हैं। ओके, देखो काम में या कोई चीज में, ओके, जो सबसे चीज तुम्हें मुश्किल लग रही है, यदि उस चीज को तुम उस चीज से सबसे पहले भिड़ लेते हो, उस चीज से सबसे पहले निपट लेते हो, तो बाकी सारे इजी हो जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर ये जो H2O है, इसके आगे हम लोग नंबर लगाएंगे 6, तभी तो हो जाएगा 6 2 जा 12। चलो, तो हाइड्रोजन हमारा हो गया दोनों साइड बराबर, डन। अब जरा देखो कुछ फर्क आ रहा है क्या, फर्क आ रहा। अब देखो ऑक्सीजन कितना हो गया, अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 और 2 8, तो चलो ऑक्सीजन हो गया 8, अरे बराबर हो गया ये तो। लेकिन अभी हमारा कार्बन नहीं हुआ है बराबर, तो इसको चलो करते हैं बराबर। ओके, इस बार यहां पर लगा देंगे 6। अब यहां पर आपने लगा दिया 6, तो हमारा हो गया कार्बन बराबर। चलो, लेकिन ऑक्सीजन एक बार देख तो ले, ऑक्सीजन यहां पर कितना हो गया 6 2 जा 12, और यहां पर 6, तो कितना हो गया हमारा ऑक्सीजन हो गया हमारा यहाँ पर 18, और अभी उधर है सिर्फ 8। तो अब इसका तरीका है कि आप यहां पर लिख दो 6, तो 6 2 जा कितना हो गया 12, ओके, और 12 प्लस 6 18, ठीक है। देखो हो गया ना बराबर, सारा चीज देख सकते हो।
अब एक छोटी सी चीज मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों को नहीं पता हो, ओके, एक्वस सोल्यूशन क्या होता है। देखो स्टैंडर्ड 9 में आपको पढ़ाया गया होगा सोल्यूशन, ओके, तो सोल्यूशन पढ़ाया गया होगा कि सोल्यूशन दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्वस और एक होता है नॉन एक्वस सोल्यूशन। देखो सिंपल है, ऐसा सोल्यूशन जिसका सॉल्वेंट क्या हो, वाटर हो, सॉल्वेंट वाटर हो, वो एक्वस सोल्यूशन है। और जिसका सॉल्वेंट वाटर ना हो, ओके, मतलब वाटर के अलावा कोई और लिक्विड हो, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, या कोई और सब्सटेंस हो, तो दैट इज द नॉन एक्वस सॉल्वेंट। अब कहोगे सर एग्जांपल दीजिए, बिल्कुल दे दूंगा, नहीं कोई दिक्कत नहीं। देख लो, ये जो ग्लूकोज है, आप सब, अब गर्मी आ गई तो कुछ लोग जैसे ही, मतलब कुछ बच्चे की जो इम्यूनिटी इतनी कमजोर होती है कि 10 मिनट 20 मिनट खड़े होते हैं वहीं पे लुढ़क गए। ओके, तो ये जो ग्लूकोज होते हैं, ग्लूकोज तो ग्लूकोज पिलाते हैं, तो ग्लूकोज और को जब वाटर में मिलाते हैं, तो यहाँ जो सोल्यूशन बना, या सॉल्ट एंड वाटर, तो ये हो गया एक्वस सोल्यूशन। अब नॉन एक्वस की, तो आपको सल्फर, सल्फर एक नॉन मेटल है, सॉलिड नॉन मेटल है, येलो कलर का होता है, एटॉमिक नंबर इसकी 16 होती है, ओके, सिंबल तो बता ही दिया, ओके, वैलेंसी इसकी 2 होती है, ये आपको 2 इलेक्ट्रॉन गेन भी करता है और 2 इलेक्ट्रॉन शेयर भी करता है, मतलब इसकी वैलेंसी देखी जाए तो 2 होती है, ओके। ये येलो कलर का है और ये वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकता। तो सल्फर को जब हम मिलाते हैं किसके साथ, when we will mix it with कार्बन डाइसल्फाइड CS2, तब ये इसमें डिसॉल्व हो जाता है। और ये हमारा जो CS2 है ये सॉल्वेंट है, जबकि यहाँ पर सल्फर जो है ये सॉल्यूट है। तो यहाँ जो सोल्यूशन बनेगा दैट इज द नॉन एक्वस सोल्यूशन। तो चलो ये सारी चीजें हो गई, मेरे हिसाब से समझ में आपको आ गया होगा। एक टॉपिक जो मैंने कहा था मैं बताऊंगा, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन के बारे में डिस्कस करने जा रहे थे, तो थोड़ा सा मैं उसको बता दूं, नहीं तो फिर छूट जाएगा। चलो तो मिटाते हैं इसको, है ना। चलो तो यहां पर इसको पहले तो समझ लो कि एलोट्रॉप्स किसे, एलोट्रॉपी क्या होती है। एलोट्रॉपी, तो एलोट्रॉपी इज बेसिकली द प्रॉपर्टी और द फेनोमेनन, ओके, द प्रॉपर्टी और द फेनोमेनन, ओके, मैं ज्यादा प्रेफर करता हूं फेनोमेनन को, ओके, बट कुछ बुक्स में प्रॉपर्टी भी लिखी रहती है, तो आप पर डिपेंड करता है आप कौन सा लें। मेरा प्रेफर्ड है फेनोमेनन। द फेनोमेनन और द प्रॉपर्टी ड्यू टू व्हिच an element can exist in different physical forms, in different physical forms, in different physical forms having similar chemical properties, तो इनको हम लोग, दिस इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। अब सवाल उठता है कि सर एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, ओके, इसको भी देख लेते हैं एलोट्रॉप्स क्या होते हैं। देखो तुमसे कोई पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एलोट्रॉप्स या व्हाट डू यू मीन बाय एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, सॉरी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, तो यू विल से दैट the different physical forms of an element having similar chemical properties that are called what? That are called allotropes. Yeah, they are that are called the allotropic forms of that element. अब कार्बन की बात कर लेते हैं। कार्बन के 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होते हैं। ऑफ कार्बन 2 होता है, एक को कहते हैं क्रिस्टलाइन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स और एक को कहते हैं अमॉर्फस, ओके। क्रिस्टलाइन में बेसिकली क्या होता है कि जो भी
पार्टिकल्स रहते हैं वो वेल अरेंज्ड होते हैं, जबकि अमॉर्फस में वेल अरेंज्ड नहीं होते हैं। ओके, डिटेल में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 जब स्टार्ट होगी, केमिकल कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टार्टिंग, तो वहां पर थोड़ा और ज्यादा डिस्कस करेंगे, फिलहाल अभी नहीं। देखो क्रिस्टलाइन में मैं तुम्हें एग्जांपल्स बता देता हूं, ओके, कि बेसिकली क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन में कौन कौन से आते हैं उसकी बात कर लेता हूं। तो क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म में आ जाता है, आपको पहले नंबर पे आता है, सबको पता है, हीरा। ओके, दूसरे नंबर पे आ जाएगा हमारा ग्रेफाइट, और तीसरे नंबर पे आ जाएगा हमारा बकमिंस्टर फुलरेन। ओके, और मैं आपको बता दूं कि ये जो बकमिंस्टर फुलरेन है, मैं 10th में इसे बकमिनिस्टर पढ़ता था, बट इट इज रॉन्ग, इट इज बकमिंस्टर, तो आप ये गलती मत करना। अमॉर्फस में बात करें तो बहुत सारे करते हैं, जैसे कि शूट, सब बच्चे को पता है शूट, मारने वाला शूट नहीं, ओके ना, ये शूट कहते हैं, द अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स आर कॉल्ड शूट। सेकंड नंबर पे आ जाता है आपका चारकोल, कोल भी आपको अमॉर्फस फॉर्म में ही आ जाएगा। उसके बाद हमारा आ जाता है कोक, ओके, कोको कोला की कोक की नहीं बात कर रहा हूं, कोक इज बेसिकली obtained after the destructive distillation of coal। ओके, जब हम कोल को स्ट्रांगली हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर या इन द वेरी लेस अमाउंट ऑफ आपको एयर, तो दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। और इसी प्रोसेस के द्वारा कोक भी मिलता है, कोल तार भी मिलता है, कोल गैस भी मिलता है, तो वो खैर हमारा टॉपिक है अभी के लिए, बस इतना। तो ये सारी चीजें हो गई। अब है कि एक और जो एनसीईआरटी में आप देखोगे तो जो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट हम लोगों को पढ़ना था वो है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो उसको डिस्कस करते हैं कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या ध्यान कैसे करना है, कैसे ध्यान रखना है, सारी चीजें। तो अगले टॉपिक पे बढ़ जाते हैं। ओके, अगले टॉपिक की यदि बात करते हैं, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम, देखो मैग्नीशियम जो है सिंबल हो जाता है Mg, एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2। ओके, दैट्स इट, खत्म। यानी कि सिंपल तरीके से लिखे तो 282। ओके, वैलेंस सेल आपको अच्छे से पता है कि वैलेंस सेल इसका हो जाता है आपको KLM। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाती है इसकी 2, वैलेंसी हो जाती है आपको 2+। ओके, तो ये सारी चीजें। और मैग्नीशियम बेसिकली एक सिल्वरी व्हाइट कलर का मेटल होता है, ओके, जो लैबोरेटरी में बेसिकली 2 फॉर्म्स में मिलता है, या तो वायर के फॉर्म में या फिर ये अपने को मिलेगा रिबन के फॉर्म में। देखे भी होंगे शायद कुछ इस तरह से क्वाल के फॉर्म में। अब आगे बढ़ते हैं जरा। उसके बाद देखो लैबोरेटरी में जो हमारा मैग्नीशियम मिलता है उसके ऊपर एक व्हाइट कोटिंग होती है, व्हाइट कोटिंग होती है, और ये व्हाइट कोटिंग आपको एटमॉस्फेयर में जो गैसेस होते हैं, ओके, और जो वाटर होती है, ओके, इन सब मतलब एटमॉस्फेयर की वजह से इसके ऊपर एक व्हाइट कोटिंग होती है। एक्चुअली ये जो व्हाइट कोटिंग होती है प्रोटेक्टिव नेचर का होता है, ओके, और ये बेसिकली आपको ये प्रोटेक्टिव होता है। और ये बेसिकली देखो एनसीईआरटी में देखोगे तो कहा जाएगा, लिखा होगा कि इट इज एक्चुअली मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है, ओके, है ना। जबकि कुछ दूसरे बुक्स में देखोगे तो लिखा होगा कि ये एनसीईआरटी का है, ठीक है ना, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। कुछ बुक्स में लिखा होगा कि इट इज दिस व्हाइट कोटिंग इज ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है। अब कुछ बच्चों को नहीं पता है तो मैं बता दूं कि बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है। तो हम एनसीईआरटी को जब भी डेटा की बात आती है तो हम एनसीईआरटी को प्रेफर करेंगे, ये जानकारी में रखते हैं, बट वी विल प्रेफर मैग्नीशियम ऑक्साइड, ओके। तो चलो
अब देखो क्या करना है, हमें बर्निंग करना है, इसको जलाना है। तो यदि तुम डायरेक्टली इसको इसी तरह से जैसे लेबोरेटरी में ऐसे व्हाइट कोटिंग के साथ ही जलाने लगोगे तो इट विल नॉट बर्न इजीली। व्हाई? बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ दिस व्हाइट कोटिंग। अब सवाल है कि सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है कि आप जो है ओके वी विल व्हाट रब दिस विथ व्हाट सैंड पेपर। आप जो मैग्नीशियम वायर है उसको आप सैंड पेपर से घिसो। ओके, सैंड पेपर से घिसा जाता है ताकि ये जो व्हाइट कोटिंग है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, ओके, ये क्या हो सके, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड रिमूव हो जाए। और रिमूव हो जाने के बाद क्या होगा कि जो मैग्नीशियम रिबन है दैट विल बर्न रीडली। ओके, वो क्या होगा, आसानी से जलेगा। रीडली मतलब होता है कि वो इजिली जलेगा। रीडली मीन्स दैट इज इजिली, ओके, वो आसानी से जलता है। तो चलिए ये चीज हो गई। तो इतनी सारी चीजें कर देने के बाद अब देखो एक्सपेरिमेंट करने में हम लोग को 5 से 6 सेंटीमीटर लंबी आपको मैग्नीशियम रिबन ले लेनी है। उसको सैंड पेपर से रब करके व्हाइट कोटिंग ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड इसको रिमूव कर देंगे ताकि वो आसानी से जल सके। अब इतना करने के बाद हमें क्या करने की जरूरत है, हमें जरूरत पड़ेगी टॉन्ग्स की। ओके, जिसको आप डे टू डे लैंग्वेज में सड़सी कह सकते हो। आपने घर में देखा होगा, मम्मी कढ़ाई वगैरह आपको पकड़ने के लिए यूज करती होंगी, लेकिन उतनी बड़ी नहीं होती है, छोटी सी होती है। ओके, तो वो जो टॉन्ग्स होता है आपको, है ना, तो टॉन्ग्स का यूज करेंगे। तो टॉन्ग्स से हेल्प से हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हो गया ये बर्नर मान लेते हैं, है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज अ बर्नर। और यहाँ पर ये मान लो कि मैग्नीशियम वायर है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, पेयर ऑफ टॉन्ग से होल्ड कर देंगे। पेयर ऑफ टॉन्ग्स से हम इसको क्या कर देंगे, होल्ड कर देंगे, पकड़ लेंगे, है ना। और पकड़ने के बाद जो है इसको हम लोग बर्न करेंगे। तो जब हम यहाँ पर इसके साथ बर्न करेंगे तो वी विल सी दैट ये कुछ समय के बाद आपको व्हाइट डैजलिंग लाइट के साथ बर्न होगा। डैजलिंग मीन्स होता है ब्राइट, मतलब ये काफी तेज आपको व्हाइट लाइट प्रोड्यूस करेगा, ब्राइट व्हाइट लाइट प्रोड्यूस करेगा। एंड ये ब्राइट व्हाइट लाइट जो होता है इसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि इट कैन डैमेज योर आईज। ओके, ये आपके आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए जब भी इस एक्सपेरिमेंट को लेबोरेटरी में करें तो टीचर के गाइडेंस में करें। ओके, और साथ ही साथ आप जो है ओके प्रोटेक्टिव जो स्पेक्स आते हैं लेबोरेटरी के, जो गॉगल्स होते हैं उनको आप लगा लीजिए, या नहीं है तो जितना दूर हो सके इसको उतना दूर रखिए। तो जब ये जलना शुरू हो जाए तो हम एक चाइना ग्लास ले लेंगे, ओके, या वॉच ग्लास ले लेंगे, और इसमें इसको ये जो बर्निंग आपको मैग्नीशियम रिबन है इसको इसके ऊपर रखेंगे। और जैसे जैसे ये जलेगा तो आपको इस वॉच ग्लास में आपको एक व्हाइट कलर का पाउडर डिपोजिट हो जाएगा, और व्हाइट कलर्ड पाउडर विल बी डिपोजिट। अब ये जो व्हाइट कलर्ड जो पाउडर है दैट इज बेसिकली मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, अब करना क्या है आपको, अब इसके नेचर को फाइंड आउट करना है। नेचर, वन वे सजेक्ट की नेचर, तो यहाँ पर नेचर मतलब हम सिंपल पूछ रहे हैं क्या वो एसिडिक नेचर का है, या वो बेसिक नेचर का है, या फिर वो न्यूट्रल नेचर का है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि आपको अच्छे से पता है, जूनियर क्लास में पढ़े होंगे एसिड बेस इंडिकेटर्स के बारे में। बेसिकली एसिड बेस इंडिकेटर्स आप उन सब्सटेंसेस को करते हो जिससे कि हम टेस्ट कर सकते हैं कि वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक इन नेचर और बेसिक और न्यूट्रल। अब देखो एसिड बेस इंडिकेटर्स के बारे में हम लोग चैप्टर 2 में पढ़ेंगे डिटेल में। फिलहाल जो सबसे कॉमन आपने नाम सुना होगा लिटमस पेपर, या आप लोगों ने नाम सुना होगा लिटमस सोल्यूशन, ये दोनों के फॉर्म में आता है, पेपर के भी फॉर्म में, सोल्यूशन के फॉर्म में। तो फिलहाल हम यूज करने जा रहे हैं लिटमस पेपर। अब लिटमस पेपर भी देखो तो दो कलर का होता है, एक होता है रेड कलर का और एक होता है हमारा ब्लू कलर का। ओके, तो जो रेड जो लिटमस पेपर है, जो रेड एलबी है यानी लिटमस पेपर जो है, ओके, दैट व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विथ व्हाट एसिड, ओके, तो उसकी जो कलर होगी वो चेंज नहीं करेगी, देयर विल बी नो चेंज इन कलर। एंड व्हेन दिस रेड लिटमस पेपर विल कम इन कांटेक्ट विथ अ बेस, okay, its color will change to what? Blue. While in the case of blue litmus paper, okay, when it will come in contact with what? Acidic, when it comes in contact with acid, it will change into the red. But when it will come in contact with what? Basic substance, okay, then it will change into what? Then it will change into, it will not change its color, coloring नहीं change करेगा, okay.
तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हम लोग रेड लिटमस पेपर, एक रेड ले लेंगे और एक ब्लू ले लेंगे और दोनों को थोड़ा ढीला कर देंगे, नहीं मॉइस्ट कर देंगे। ओके, तो जब हम मॉइस्ट रेड या ब्लू लिटमस, तो जब रेड लिटमस पेपर को लाओगे, ओके, तो जैसे ही रेड लिटमस पेपर को लाओगे तो उसका जो है कलर कैसा हो जाएगा, इट विल चेंज इनटू ब्लू कलर, वो आपको ब्लू कलर का हो जाएगा। और ब्लू कलर का होना बताता है कि वो किस नेचर का है, दैट इज व्हाट, दैट इज आपको बेसिक इन नेचर। जबकि आप यदि ब्लू लिटमस पेपर को लाओगे तो उसका कलर चेंज नहीं होगा। ओके, अब एक चीज, ठीक है, तो एसिड और बेस को इजीली पता चल जा रहा है, ठीक है। तो आपको, आपने देख लिया कि जब हम लोगों ने दोनों ही लिटमस पेपर को लाया, ब्लू को लाया तो कलर चेंज नहीं हुआ, रेड को लाया तो ब्लू हो गया। इससे ये शो होता है कि ये बेसिक नेचर का है। ओके, अब यदि ये भी चेक करना पड़ता है कि ये न्यूट्रल है कि नहीं है, तो देखो आपको यदि ये चेक करना है एग्जैक्टली कि वेदर इट इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल भी, तो आप जो है लिटमस पेपर से नहीं होगा, तब फिर आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर का इस्तेमाल करना पड़ता है या सोल्यूशन का, जिसके बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। तो इतना काफी है। ओके, तो मेरे हिसाब से ये चीज समझ में आई होगी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर नंबर 3 में। आई होप कि कल मॉर्निंग में आपको एक तीसरा लेक्चर मिल जाए, अभी शाम तक आपको ये लेक्चर मिल जाएगी, अपलोड करूंगा। ओके, तो कल सवेरे तक आपको तीसरी लेक्चर भी मिल जाएगी, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। उसके बाद हम लोग ये भी बात करेंगे कि हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशंस मोर इम्पोर्टेंट, कुछ बातें अभी बताएंगे, कुछ बातें बाद में करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। तो घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, कीप साइनिंग। थैंक यू, बाय बाय।